नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। शहर की सरकार के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से वोट डालने का काम शुरू किया जाएगा। इस बीच जनता ने वोटिंग का मुद्दा तलाश लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट ना देने के लिए या फिर नोटा देने के लिए फैसला किया है। निकायों में वोटिंग का सबसे बड़ा आधार माना जाता है विकास को। उन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि विकास नहीं तो फिर वोट नहीं। पर कुछ लोगों की नाराजगी सरकार से है, जिन्हें तुरंत नतीजे चाहिए थे लेकिन उन्हें नतीजे नहीं मिले। तो देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दिखी नाराजगी इस बार भी सामने आने वाली है या फिर उपचुनाव की जीत को कांग्रेस के लिए इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा। आखिर आप किस आधार पर कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं और ये वोट आप क्यों दे रहे हैं, ऐसे सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश आज बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों तो आपकी चर्चा के साथ होगी। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त है बीजेपी नेता दीनदयाल जी कुमावत, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और वरिष्ठ पत्रकार ओम सेनी जी। शहर की सरकार चुनने के लिए आम आदमी तैयार हो चला है। ये तैयारी है विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बाद की, जब इन चुनावों के नतीजों को सरकार के रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखा जाएगा। जब ये सामने आएगा कि क्या अब कांग्रेस से नाराजगी कम हुई है, क्या अभी लोगों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, या फिर माना जाए कि मोदी का मैजिक अब कम होने लगा है। आमतौर पर धारणा ये होती है कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट दिया जाता है, लेकिन इस बार जो चर्चाएं वोटर्स के बीच है, उन चर्चाओं में सरकार के 1 साल का कार्यकाल, बढ़ता अपराध, महंगाई, सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, केंद्र सरकार का गुड गवर्नेंस भी शामिल है। प्रदेश के 46 निकायों के नतीजे ये भी साफ कर देंगे कि क्या अब उन्हें सचिन पायलट के कामकाज का तरीका रास आ रहा है। इस बीच बागियों की एक धारा का रुख भी देखना होगा। जिस तरह से इन चुनाव में टिकटों की बंदरबाट और खरीद फरोख्त के आरोप बीजेपी कांग्रेस में लगे, उसके बाद ये जानना काफी जरूरी होगा कि हुआ क्या था, और इसके लिए बेहतर होगा नतीजों का इंतजार करना। लेकिन पहले अहम सवाल ये है कि किसी को भी वोट देना है, पर अब तय कर लिया गया है कि वोट क्यों देंगे। तो एक तस्वीर का सबसे बड़ा रुख हमारे सामने है कि निकाय चुनाव के लिए वोटों का जो काउंटडाउन है, चंद घंटों का हमें इंतजार करना है, उसके बाद वोट डालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार वोट का आधार क्या होगा? कांग्रेस बीजेपी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप रहे, उनका जनता को क्या ध्यान रहेगा? क्या उपलब्धियों पर चर्चा होगी? क्या कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरेगा? और सबसे अहम जो बात है कि क्या इस बार जो इस विकास के मुद्दे हैं उनको दरकिनार नहीं करने वाली है जनता? ओम सेनी जी, आपको क्या तस्वीर लगती है? अगर नेताओं के पास जाएं उससे पहले आपको क्या लगता है कि जनता के बीच आप रहे हैं? देखिए अश्विनी जी, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड सोसाइटी थी, जो राजस्थान में जातिवाद का कई सिलसिला उस तरीके से नज़र नहीं आता था, पहली बार मुझे अखबारों से और पर्चों से पता लग रहा है कि अब 36 जातियाँ, जो वसुंधरा जी का बड़ा पेट शब्द है, वो 36 जातियाँ अपना हिस्सा मांगने लगी हैं और अपनी नाराजगियाँ व्यक्त करने लगी हैं। आज मैंने पढ़ा कि सिंधी समाज ने फैसला किया कि वो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, क्योंकि उनको लगातार मदद करने के बावजूद उन्होंने टिकट नहीं दिया। अल्पसंख्यकों का भी यही सिलसिला है। कुमाऊं समाज का भी मैंने पढ़ा। तो ये जातियाँ उभर करके सामने आ रही हैं। फिर दूसरा मुद्दा बनता है कि विकास के रास्ते पर ये सरकार पिछले साल भर में जितना भी वक्त हुआ उसमें कितना आगे बढ़ी। क्या सड़कें सुधरी, क्या लाइट ठीक हुई, क्या महंगाई पे कोई पकड़ बनी, या ऐसा सब कुछ हुआ? तो वो जो माइनस में जाता हुआ नज़र आता है, कहीं भी प्लस वाला सिलसिला नज़र नहीं आता। ऐसी लेकिन साथ साथ में ये और है कि सरकार के ये तो एक व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन आम जनता की बात की जाए, सरकार क्या ख्याल होगा? वोट जब ईवीएम पर पहला बटन क्लिक होगा तो उस वक्त क्या ख्याल होगा? मैंने यही कहा कि जो कुछ मेरे को पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, वो तो जातियों की नाराजगियां सामने आ रही हैं कि हमें हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए हम क्यों वोट दें।
इस या उस पार्टी को। जिस पार्टी ने हमें अगर मदद की है तो उसको वोट देंगे, जिस पार्टी ने नहीं की है उसको नहीं देंगे। नोटा वाला सिलसिला अभी तक कहीं पर प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि ये चर्चा में तो है लेकिन इसका इस्तेमाल राजस्थान में होगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग इधर या उधर जाने में नोटा की आप चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में करीब 6 लाख लोग, 5 लाख और 88-89 हजार के आसपास लोगों ने इसको नोटा को चुना था, और जबकि विधानसभा चुनाव में 3.5 लाख के आसपास ये संख्या रही थी। देखिए राजस्थान में 6.5 करोड़ 7 करोड़ की जनसंख्या, उसमें उस 46 निकाय, करीब करीब माना जाए 68 लाख वोटर्स। 68 लाख वोटर्स में खासतौर से 20-20 हजार का जो वार्ड वाइज वोट बनता है, उसमें मेरा ख्याल है कि नोटा नहीं, इधर उधर का फैसला करने का सिलसिला बाकी भी रोल हो सकते हैं। चलिए अजमेर से जुड़े हमारे साथ अशोक जी, एक दर्शक है। बताएं अशोक जी, आपका क्या कहना है? हाँ सर नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ अजमेर से। जी सर मैं ये कह रहा था कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है 163 सीटों के बहुमत से आई है जी, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार बीजेपी का हमारे अजमेर में तो बिल्कुल ही चांस नहीं लग रहा, क्योंकि सर बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 साल के उपलब्धियों में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने 24,000 विद्यार्थी मित्रों को बेरोजगार कर दिया और नरेगा के अंदर 20,000 पदों को उन्होंने समाप्त कर दिया। क्या उपलब्धि है बीजेपी गवर्नमेंट की? चलिए हम इस चर्चा में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बिग फाइट से जुड़ने के लिए शुक्रिया। निशा सिद्धू जी, आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार वोटर जब वोट क्लिक करेगा तो उससे पहले क्या जहन में ख्याल पहला होगा? देखिए, तेल की कीमतों में कमी करना, उससे थोड़ा राहत मिलेगी। महंगाई में कोई कमी नहीं आई, जैसे था एस्टेज बना रहा। सफाई और स्थानीय सवाल जो हैं वो उसी तरह से हैं, और जातीयता बेशक बढ़ी है लेकिन वोटर भी अभी चुस्त हुआ है। साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अब पहले की तरह सिर्फ वोट मांगने से बात नहीं, उनको बहुत सारे वादे भी करने पड़ रहे हैं। डोर टू डोर जाके जब वो कैंपेन कर रहे हैं, अपने पर्चे छिपा रहे हैं, उसमें बहुत सारे वादे उन्होंने किए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जनता देख रही है और वोट ऐसे ही नहीं देंगे। जो उनको सच में सही उम्मीदवार लगेगा उस आधार पे वोट देंगे। अर्चना जी, मैं आपके पास आता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में जो नाकामयाबी आपकी पार्टी की रही और उसके बाद जो उपचुनाव में कामयाबी मिली, उसको इत्तेफाक नहीं था ऐसा साबित कर पाएगी इस बार कांग्रेस? देखिए, इत्तेफाक होता तो 4 में से 3 सीट्स नहीं आती, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम संगठित रूप से पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा और जो कमियां थी उन पर कमोबेश काबू पाने का भी काम किया। लेकिन इसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में आने के बाद जनादेश का सम्मान करने में विफल रही है और कुछ भी डिलीवर करने पर किसी भी स्तर पर नाकाम रही। हम लोग जब से 11 महीनों से टीवी डिबेट्स में आ रहे हैं तो आप देखेंगे जनता की ओर से जो प्रश्न दागे जाते हैं वो पूरी तरह से पार्टी को टारगेट करके कि भाई आपने किस वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया। और देखिए, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इस पार्टी का मुलम्मा तो ऐसा उतरा 3-4 महीने में कि पार्टी के गठन, सरकार के गठन के बाद ही पूरा उद्योग मैदान भर गया कर्मचारियों के असंतोष से, और विद्यार्थी मित्रों, कंप्यूटर शिक्षकों, मंत्रालय कर्मचारी हों या किसी ये विशेष शिक्षक हों, सबका आक्रोश आया और नतीजा ये निकला कि उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर उनकी पिटाई भी कर दी गई, और जब तक वो टंकी पे नहीं चढ़े उनकी सुनवाई नहीं। और सुनवाई का मतलब ये नहीं था कि उनके काम कर दिया गया। उन्हें आपको लगता है ये तमाम तरह की जो नाराजगियां हैं इसको वोट बैंक के रूप में आप पाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, इनकी विफलता हमारी सफलता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा टक्कर होती है चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोई पार्टी जो जनादेश उसको इतना बड़ा मिले, न सिर्फ राज्य में वरन केंद्र में भी, उसका मुलम्मा इस प्रकार से उतरे कि जनता का हर वर्ग रुष्ट हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप महिला संतुष्ट नहीं, युवक संतुष्ट नहीं, बच्चों के अपहरण होते हैं, अपराध का ग्राफ ऐसे बढ़ता है कि उसको कंट्रोल करने की कहीं स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पुलिस प्रशासन तरह की जो वजह है हमारे सामने है। बिल्कुल। कोटा से भीमराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं भीमराज जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा भाजपा से एक सवाल है। जी, दीनदयाल जी हमारे साथ हैं, अब युवा नेता है, बताइए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ भाजपा वालों से, जब भाजपा सरकार सत्ता में आती है तब तक यूआईटी चेयरमैनों का अधिकतम मतलब खाली रहती है पोस्टें, बोर्ड अध्यक्षों की घोषणाएं नहीं होती है। करीब करीब देखा पिछला बार जो भाजपा की सरकार रही उसमें भी काफी कुछ मतलब कमियां रही हैं कि बोर्ड अध्यक्षों की घोषणा, यूआईटी चेयरमैनों की घोषणा वो कोई 11 महीने की हो चुके हैं और इन 11 महीनों में भी अभी आप देख लीजिए
कुछ एक जगह पे इस तरह की घोषणाएं हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कारण क्या है, इसके विकास करने का कारण है या इसमें कुछ छोटी नीयत रखती है सरकार? शुक्रिया भीमराज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीनदयाल जी, साफ तौर पर इन मजबूत कंधों पर अब बड़ा बोझ है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, इसको क्या लगता है आपको, निकाय चुनाव में कैसे निपटेंगे? कल वोट है। देखिए, एक बार तो आपको मैं बता दूं कि मोदी जी का पहला कोई प्रधानमंत्री है जो सीधा नगर पालिका तक सोच है, तो वो सफाई के माध्यम से आम जनता को राहत के लिए बात करते हैं। जो बात डेवलपमेंट की हो रही है, 22,000 किलोमीटर के टेंडर माननीय वसुंधरा जी ने 11 महीनों में किए। और जो पिछला नगर निगम है इनका, उस नगर निगम में इन्हीं के लोग अभी बात कर रहे थे टंकी पे चढ़ने की, उद्योग मैदान में प्रदर्शन करने की, विधानसभा में प्रदर्शन करने की। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँ अर्चना जी कि आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए, आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा टंकी पे चढ़े, और जिन महिलाओं की बात कर रही है उन महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार। अगर कहीं पर किसी को इनाम मिला है तो शायद आपके 3 विधायकों के परिवार को वापस टिकट देकर आपने इनाम दिया है कि बलात्कार में भी आप टिकट चाहिए। तो सारी चीज़ों का कहीं डेवलपमेंट में भी आप बता दीजिए कि क्या आपने 11 महीने में किया था जब आपकी सरकार थी, और आप जो डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है उसको आपके विधायक नकार चुके हैं कि हमारी महापौर ने केवल पैसे खाए, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तो इसके अलावा किसका जवाब चाहिए, जब आपके ही कांग्रेस के विधायक, आपके ही कांग्रेस में वर्किंग कमेटी में बैठने वाले लोग आपके ही महापौर पे, आपके ही मैनिफेस्टो पे सवाल उठाते हैं या आपके ही विकास पे सवाल उठाते हैं, तो बीजेपी को जवाब देने की कहाँ आवश्यकता है? चलिए मैं अर्चना जी से जवाब लूंगा। 2 कॉलर समर्थक जुड़े हैं। देवेंद्र जी जयपुर से हैं, शौकत अली जी डिडवाना से। बताएं देवेंद्र जी। हाँ, मैं दीनदयाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने समाज के नाम से एक जो छपाई है पेपर में, जी जी, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी के साथ कुमाऊं समाज शुरू से ही लगा हुआ है और बीजेपी को सपोर्ट करता आया है। तो बीजेपी ने यही उपहार दिया शायद समाज को कि एक भी टिकट नगर निगम चुनाव में है, इकरार में से एक भी सीट नहीं की इन्होंने। शौकत अली जी डिडवाना से। शौकत साहब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है जी कि ये 40,000 का एक बजट रखा हुआ है कि एक चुनाव लड़ने वाला 40,000 खर्चा कर सकता है जी, चुनाव आयोग की तरफ से। जी, मतलब ये इतना खर्चा हो जाता है कि एक चुनाव लड़ने वाले 20-20 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, उनको क्या पाबंदी लगाएंगे? एक और अब तो वो दौर चला गया शौकत साहब, आप किस आधार पर वोट देने जा रहे हैं? आप किस आधार पर वोट करेंगे? हमारे ईमानदारी से वोट देने जा रहे हैं आधार पे, वो टाइम अभी भी टाइम मौजूद है। वो शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए शौकत साहब आपका। अर्चना जी क्या है, फिर वही आ जाता है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में उपलब्धियों की बात होती है और दरअसल वोटर बीच में फुटबॉल की तरह घूमता है, कहाँ रुकेगा? देखिए अश्विनी जी, यहाँ कोई फुटबॉल वाली बात नहीं है। वोटर जो है परिस्थितियों का आकलन करता है। अभी इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि टंकी पर, हमारे समय तो कोई टंकी पे नहीं चढ़ा, इन्हीं के समय चढ़ा, सब इसके गवाह हैं। दूसरी बात, जिस मंत्री या विधायक के ऊपर आरोप लगे किसी भी प्रकार के महिला शोषण की, तो कांग्रेस ने उनको संरक्षण नहीं दिया। आपके यहाँ तो स्थिति इतनी विकट है कि आपके एकमात्र जो पहले मंत्री थे, अब तो और बढ़ गई है संख्या, राजस्थान से केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले, उन पर बलात्कार का आरोप लगा तो पूरे फोर फ्रंट पे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के वित्त मंत्री केंद्र के आ गए उनको डिफेंड करने के लिए। तो ये सभी राजस्थान की जनता देख, मैं यहाँ पर मंत्रियों के व्यवहार, उनके आचरण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि महिला की असमत लुटती जा रही है, उसके ग्राफ में 26% तक वृद्धि होती है। आपके मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में बलात्कार होते हैं और उनके पुत्र जो धन्यवाद यात्रा में संलग्न होते हैं। आपसे अभी एक श्रोता ने प्रश्न भी पूछा कि भाई उन समाजों की अनदेखी क्यों कर रहे हो जो परंपरागत रूप से, मैं जाति पर बाद में आऊंगा, नहीं मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ अनदेखी सिर्फ जातियों की नहीं हुई, यहाँ तो वरिष्ठ विधायकों की हो गई जो कि 2-3 ही है राजस्थान में जो मुख्यमंत्री के समकक्ष समतुल्य है। आप उनको हाशिए पे डालना चाहते हो, उनकी राजनीति का पतन इस प्रकार से करना चाहते हो कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जनता देखती है। अब आप ये सोचो कि उनके हॉस्पिटल जाने से, उनके नेताओं के बागी खड़ने से कांग्रेस को फायदा होता है, तो भाई होगा, क्योंकि तो सार्वजनिक जीवन की बातें जो सार्वजनिक होती हैं और सार्वजनिक होती है तो जनता उनको ग्रहण करती है, और कैसे ग्रहण करती है और कैसे रिएक्ट करती है वो 25
तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आप कब तक अपनी काबिलियत को पूर्ववर्ती शासन के दौर से तुलना करके जनता को जस्टिफाई करने का प्रयास करोगे? क्योंकि अब जो गड्ढे उन्हें तो आपको ही भरना है। आप बार बार कहते हो पूर्व के गड्ढे भरे, आप जो खोद रहे हो उसकी खुदाई को तो फिर पूरा करके दिखाओ कि उसको खोद भी दिया और उसको इतना गहरा करे जा रहे हो कि जनता उसमें डुबकियां लगाई जा रही है। और पुलिस प्रशासन की स्थिति देख लेकिन अब तक जो इस चर्चा में बात निकल कर आई कि पहला आधार जो हो सकता है वो हो सकता है जातिगत नाराजगी, जो इस बार वोट का आधार बन सकती है। ताराचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, बताइए। मेरा क्वेश्चन वीडियो कुमार जी से है जी। इनसे मैं ये पूछना है कि आपने आपके जो संगठन के विधायक है, मंत्री है, इन्होंने जयपुर नगर निगम में कितने लोगों की पैरवी की, किनको कितने को टिकट दिलाया? एक। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब आपने बुलाए से टिकट मांगा और अभी आप जिला अध्यक्ष से आपके भाई के लिए टिकट मांगा, इसके अलावा किन लोगों की पैरवी की, कृपया जनता को और मुझे बताएं। ताराचंद जी जवाब आगे लेने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। बिग फैक्ट के लिए लगातार चर्चा जारी रहेगी, आखिर वोट किस आधार पर पड़ेगा और वोट क्यों दिया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जनता अगर अच्छा लीडर चुने, अच्छा कोई काम करने वाला चुने तो आगे चल के उसके लिए काम आए। कोई जैसे भी वार्ड में या कोई जहाँ भी इच्छुक हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसके लिए काम आना जरूरी है। एक वोट भी अमूल्य होता है। देश को सुधारने वाला भी कोई चाहिए, नगर को सुधारने वाला भी चाहिए, क्योंकि साफ छवि वाले पीछे रह जाएंगे दौड़ में और जो नगर की केयर नहीं करते वो आगे निकल जाएंगे। आज आपसे हमारा सवाल है कि क्या विकास कार्य की अपेक्षा में आप वोट करते हैं? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। दीनदयाल जी, मैं फिर से आपका रुख करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले ताराचंद जी का जो सवाल था, साफ तौर पर आप पर आरोप लग रहे थे और आपको नहीं लगता कि इस तरह के आरोपों का खामियाजा सीधे सीधे पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखो, जो ताराचंद जी का सवाल था वो एक निजी स्वार्थ का सवाल था। ताराचंद जी खुद टिकट मांग रहे थे, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं और खुद टिकट मांग रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बताए कि उन्होंने कब पैरवी की किसी भी बंदे की या किसी भी वार्ड से, केवल खुद के स्वार्थ के और खुद का टिकट वो मांग रहे थे, पहला विषय। दूसरा विषय, मेरे भाई ने टिकट मांगा, वो वार्ड अध्यक्ष 4 बार का है, मंडल अध्यक्ष है, उसका हक है। मैंने टिकट मांगा, ये मेरा हक है। मेरे को टिकट नहीं मिला, मैंने वहां पर जो कैंडिडेट को टिकट मिला उसका तन मन धन से स्वागत किया और उसको जिताने में प्रयत्न पूरा किया। आप बीजेपी के कैंडिडेट के नाते, आप बीजेपी के कार्यकर्ता से नाते टिकट मांग रहे थे। आज आपको टिकट नहीं मिला, इसलिए आप ऐड दे रहे हैं, पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। समाज को 2 विधायक के बाद किसी ने मंत्री दिया, बीजेपी ने दिया। माटी कला बोर्ड का किसी ने गठन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अन्य पदों पे कभी युवा मोर्चा के 2 अध्यक्ष कुमावत कभी नहीं रहे ताराचंद जी, कभी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री नहीं रही, प्रदेश मंत्री नहीं रही, जिला अध्यक्ष दीनदयाल जी, जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा दीनदयाल जी देखिए, सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद भी दीनदयाल कुमावत को अध्यक्ष बनाया। चलिए, मैं मान गया आपको खुशी बनानी चाहिए। सिंधी समाज भी आपसे नाराज है और आप खुद अशोक पंडाल से मिले, आपके स्वार्थ, आप खुद अशोक पंडाल से मिले, आपने अपने स्वार्थ की बात नहीं लग रहा आप दोनों के बीच ये व्यक्तिगत संवाद रह जाएगा पब्लिक डिबेट में? आप मिले थे जब क्या समाज भूल गए थे? दीनदयाल जी, पब्लिक डिबेट में ये व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि सिंधी समाज भी आपसे नाराज है? उन्होंने पूछा जी, सिंधी समाज भी आपसे नाराज है? सिंधी समाज देखो, प्रदेश अध्यक्ष उनके खुद के हैं और सिंधी समाज के कहीं पंजाबी मंत्री हैं, माननीय देवनानी जी मंत्री हैं। और निश्चित तौर से इतनी कास्ट होती है, ओबीसी के वार्ड होते हैं, कहीं एससी के वार्ड होते हैं, कहीं एसटी के वार्ड होते हैं, कहीं जनरल महिला होती है, कहीं जनरल पुलिस होते हैं। उनको पार्टी एक बैठ के समाहित करती है। कहीं एक आध कास्ट ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस के भी खूब है, कांग्रेस के भी कार्यालय में आपको खूब धूम धड़ाका मिला है।
तो निश्चित तौर से किसी एक को दोनों है तरफ से ये तो चलिए एक बात आ गई, दोनों तरफ और से निश्चित टिकटॉक तौर को से लेकर खामियों की बात आती है। कमलेश जी जुड़े हैं भीलवाड़ा से, सिंधी हो जी सब कमलेश जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी सत्पूर्ति करें। नमस्कार मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ। जी सर मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जैसे ही वादे पे वादे कर रहे हैं, जी जबकि उन्होंने पिछले जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनकी इन्होंने अभी तक कोई कुछ भी एक भी काम नहीं किया। तो ये बीजेपी क्या चाहती है कि जनता को मूर्ख बनाना और अपना राज करना है, क्या चाहती है? जो पहले वादे किए उनको पूरा क्यों नहीं करना चाहती और नए वादे क्यों कर रही है? चलिए मैं इस पर जरूर आता हूँ। ओम सैनी जी बिल्कुल वादों की बात है, घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से स्वराज संकल्प पत्र पर ही अभी ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या ये हो सकता है? देखिए एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री के नाम पर। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का जो मूवमेंट चलाया, ये कहते हैं कि सब कुछ यानी नगर निगम के और निकाय चुनाव तक वो प्रधानमंत्री के साथ में ही अपनी नैया खेना चाहते हैं जी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ में महंगाई जुड़ी है, प्रधानमंत्री के साथ में बेरोजगारी जुड़ी है, प्रधानमंत्री के साथ में ऐसे मुद्दे जुड़े हैं जिनका सीधा सीधा आम आदमी भुगत रहा है और रिएक्ट कर सकता है। राजस्थान के संदर्भ में वो ये भूल जाते हैं कि इन सारी बातों के लिए जिसका जवाब दीनदयाल जी को देना पड़ रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री ने यहाँ 36 जातियों की बात की है। राजस्थान में जातिवाद का ऐसा नंगा प्रदर्शन कभी नहीं था जैसा अब देखने को मिल रहा है। और दोनों पार्टियां जिस तरीके से अपने अपने जाति समूहों की चर्चा कर रही है, आश्चर्य होता है कि राजस्थान जो बड़ी मुश्किल से एक राजस्थानी समाज बना था, वर्गों की बात होने लगी थी, अब वो जातियों पर आने लगा कि ब्राह्मण समाज, जाट समाज, माली समाज, कुंवार समाज। ये बड़ा खतरनाक सिलसिला है और इसको त्यागना चाहिए और लोगों को विकास के रास्ते पर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र की बात करनी चाहिए, कांग्रेस को अपने उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल वो उसी ये घोषणा पत्र की चर्चा नहीं कर रहे, या तो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी की स्वच्छता वाला सिलसिला तो ये लेके। चलिए अब ये बताइए कि कांग्रेस को अगर नाराजगी वोटर्स की भुगतनी पड़ी थी तो उसका बड़ा कारण क्या था? लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या थी? देखिए कुल मिला के कांग्रेस ने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। 5वें साल में उन्होंने बड़ी अच्छी योजनाएं लागू करने की चेष्टा की, उनको रेवड़ियों का सिलसिला दे दिया गया। और साथ साथ में जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के जमाने में तो आपको लगता है कि अर्चना जी की पार्टी को इस बार फायदा मिल जाएगा इस बात का? देखिए नाराजगी के स्वरूप ऐसे होते रहते। 163 सीटें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, किसी को ये गलतफहमी हो कि ये उनके जैसा मैच राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव से पूर्व था, ऐसी स्थिति में इतनी सीटें आ नहीं सकती थी। जनता की नाराजगी जो कांग्रेस की महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पैदा हुई थी, उसका परिणाम था कि लोगों ने खुल करके मत दिया। अगर वैसा ही स्वरूप रहता है तो मुझे लगता है कि 2009 के चुनाव परिणाम यहाँ पर दोहराए जाएंगे और 2014 में देखने की कोशिश करेंगे और 25 तारीख का इंतजार होगा। सूबेदार सिंह जी हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं, बताइए सूबेदार सिंह जी। सर मेरा तो ये आग्रह है राजस्थान की जनता से भी और पूरे भारत की जनता से जी कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मोदी जी का जो काम करने का तरीका है जी, उस तरीके को अगर नीचे तक काम में लिया जाए जी, उस पे नीचे तक अमल होता है तो वाकई मैं ये कहता हूँ ये दावा नहीं, एक सपना नहीं, बिल्कुल साकार। दर्पण के सामने, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा होता है वो दिखाता है। अगर मोदी जी के काम को स्वरूप को सीधा उतारा जाता है आम नागरिक तक तो हो सकता है कि ये वोट तब्दील हो जाए। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्चना जी, मोदी फैक्टर से कैसे मुकाबला करेंगे इस चुनाव में आप? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी विडंबना भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि आज स्थानीय निकाय चुनाव आपके लिए मुश्किल भी है, वो विडंबना आपके लिए बड़ी मुश्किल है। विडंबना मुश्किल नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने रख के स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी यहाँ के नेतृत्व में कमी है, उस नेतृत्व को सामने लाने में इनको समझ आ गई। आपके लिए बड़ी चुनौती है 2 चुनाव, उसके कारण आप हार चुके हैं। लेकिन हमने उपचुनाव में साबित कर दिया कि वो हार जो है उसको जनता ने जिस प्रकार से देखा था उसको जनता महसूस कर चुकी कि वो गलती थी। इतना बड़ा जनादेश देने के बाद जनता ने उपचुनाव में उस परंपरा को तोड़ा कि सत्ताधारी पार्टी के साथ जाने के बजाय उस पार्टी को सशक्त किया जिसका बहुत कम बहुमत विधानसभा में था। उन सरकार की गणित पर कोई अंतर नहीं आया, लेकिन सरकार को आईना दिखाया जनता ने। अब स्थानीय निकाय चुनाव की जब बात होती है तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर व्यक्तिगत छवि का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भले ही
दीनदयाल कह रहे हो कि साहब हमने कुमाऊं समाज को टिकट दिया है, लेकिन जब कुमाऊं समाज ने एक अपील जारी की तो उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की भी अपील आती है, और अपील में आचार संहिता का खुला उल्लंघन इसलिए होता है कि उनके एक मंत्री का नाम इसमें शामिल है, सुरेंद्र गोयल का। ये न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन है, वरन एक तरह से जनता को धमकी भी है और समाज को धमकी है कि भाई यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ 4 वर्षों तक निरंतर काम करेगी और समाज का विकास नहीं होगा। माटी कला बोर्ड में आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उस बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज की बात में बताओ, मैंने निर्वाचन आयोग को मोदी फैक्टर से ऊपर जाकर मिल मेरी पाएगा? बात सुनिए, आज निर्वाचन आयोग में भी आप बताइए, आप तो ये बताइए बिल्कुल हमें फायदा मिलेगा। देखिए हमें फायदा मिलेगा, उसका कारण ये है कि अभी सैनी साहब कह रहे थे कांग्रेस ने 4 वर्षों तक कुछ नहीं किया। इनकी एक बात को एक बार मान भी लूं, हालांकि मानने लायक नहीं, क्योंकि फ्री मेडिसिन 2011 में कंसीव की और मिड तक हमने शुरू कर दी। सभी योजनाओं को कंसीव करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको उस प्रकार से नीचे तक उसको पेनिट्रेट कराना, उसमें समय लगता है। लेकिन योजनाएं निसंदेह अच्छी थी, जनता को स्वीकार थी। अब ये हुआ क्या कि जनता के बीच में भ्रम फैलाया गया, रेवड़ी है, आपको सिर्फ खैरात बांटी जा रही, तो जनता उस भ्रम में फंस गई और यूं फंसी कि जो युवातम भारत के युवा थे उनको वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी का 11 महीने वाला जो फॉर्मूला आया है बिल्कुल वैसी नहीं, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो। नरेंद्र मोदी जी का कोई सपना नहीं है, वो सपने बेच रहे हैं और जनता ने उस सपने खरीदने का प्रयास किया। हमारी एंटी इनकम्बेंसी को विकल्प बनाया, युवा को भ्रमित किया कि हम रोजगार देंगे, हम आपके लिए रोजगार ही सृजन नहीं करेंगे, आपके भविष्य, मेरी बात को पूरी बात होने दीजिए। और उसको कहा कि रोजगार तो देंगे ही देंगे, आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लेकिन अभी फरमान क्या है, 1 साल तक सरकारी नौकरियों की भर्तियां नहीं होंगी, उसके बाद बजट की कटौती होगी, पूरे शिक्षा के ढांचे को परिवर्तित कर देंगे अपने अनुकूल, जो 100 वर्षों से संघ की शाखाओं में चल रहा उसको उस पर थोपने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें जनता समझती है। विविधताओं से परिपूर्ण इस भारत में जहाँ पर इतनी सारी भिन्नताएं, वहां पर आप अपनी विचारधारा को शिक्षा में, संस्कृति में थोपना चाहते हैं, सब स्वीकार्य नहीं है। मैं इसका जवाब ले लूंगा दीनदयाल जी से। 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर गहलोत जी जयपुर से और अजय कुमावत जी जयपुर से। ईश्वर जी, पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं सभी को प्रणाम करता हूं जो मंच पर बैठे हुए हैं जी। और सर, मैं मतदान के लिए ये कहूंगा कि मतदान तो मैं और पब्लिक इसलिए करेगी क्योंकि जो बिल्कुल एक छोटा सा, एक बिल्कुल छोटे तबके से उठा हुआ आदमी एक प्रधानमंत्री के रूप में एक पूरे देश को संभालने वाला व्यक्ति बना हुआ है, तो सर उनको सबसे पहले मैं उनको भी प्रणाम करूंगा कि एक छोटी सी जगह से, छोटी सी स्थान से एक इतनी बड़ी उच्च बड़े पद पे जाके आसीन हुए हैं। तो सर एक ये बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा और यह पूरे देश पे छाया हुआ है और हम एक ये छोटा सा चुनाव है, ये इस बरगद की जड़ है। इनकी राय बिल्कुल जी, शुक्रिया ईश्वर जी। अजय कुमावत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं दीनदयाल जी से मेरा एक सवाल है। बिल्कुल जाहिर है, बताइए सर। जैसा कि इन्होंने आज एक अपील निकाली है समाज में है जी, और अपील में इन्होंने कहा है कि साहब हम जनसंघ से लेके आज तक बीजेपी के वोट बैंक रहे हैं कुमाऊं समाज जी, तो फिर आज बीजेपी ने हमारे कुमाऊं समाज की जबकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसमें अनदेखी कैसे करी गई हमारे कुमाऊं समाज की? दीनदयाल जी इस बात से इनकार कर रहे हैं। अजय जी, क्यों दीनदयाल जी? मैंने इनको पहले भी कहा कि चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों चाहे मैं हूं, इस बात को मानने में कतई एतराज़ नहीं है कि अब की बार कुमाऊं समाज को टिकट कम मिले, परंतु उसकी ओबीसी की सीटें, एसटी की सीटें मैंने कहा समाहित करने का सभी जातियों का उसका कारण रहा और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्वयं कहा है कि कहीं न कहीं 1-2 सीटें और देनी चाहिए थी। अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि आगे हम कुमाऊं समाज को पूरा प्रतिनिधित्व जो पहले देते हैं वो देते रहेंगे जी, और आगे भी जो अब की कमी रहेगी उसको संपूर्ण समाहित करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास आता हूँ। जो सबसे बड़ा सवाल अभी तक की बहस में आया, मोदी फैक्टर को लेकर एक राय है, मोदी फैक्टर से मुकाबला होगा या नहीं? आपको क्या लगता है, मोदी विकास का प्रतिबिंब अब तक कायम है, लोगों की उम्मीदें बनी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन जो है अभी भी मोदी जी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चुनाव स्थानीय निकायों के हैं और स्थानीय निकायों में स्थानीय मुद्दे ज़बरदस्त तरीके से हावी हैं, क्योंकि व्यक्ति सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ा हुआ है, उस वार्ड से, उस मोहल्ले से सब लोग जानते हैं और उससे जो अपेक्षाएं हैं
और दोनों बड़े राजनीतिक दलों के बारे में लोग अच्छे से परिचित हैं और सही कह रहे हैं सभी साथी कि 11 महीनों का जो कार्यकाल है वो परखने के लिए काफी होता है और वो जनता की उम्मीदों पे अभी तक खरा तो मोदी कार्ड आपको तो लगता है परिणाम मिले चलेगा जुले ये? रहेंगे। जी चलिए ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कुछ ही पलों में लौटेंगे और कोशिश ये जानने की होगी कि बीजेपी से जवाब लिया जाएगा मोदी कार्ड पर कैसे कामयाब होंगे इस चुनाव में। अच्छी नगर निगम का बोर्ड बने, जनता के काम हो, मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली पटान, पेंशन का, दुनिया का जो बीपीएल का ये काम हो, इस आधार पर वोट डालते हैं कि अच्छा काम हो। लोकेलिटी की जो भी प्रॉब्लम है इसकी, रोड की, नाली की और दूसरी साफ़ सफाई की है और दूसरे हमारे जो भी काम होते हैं उसी को ध्यान में रखकर हम लोग वोटिंग करते हैं।